गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल बताए जा रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो है आज का जो टॉपिक है वो है आर्हेनियस समीकरण। तो हेडिंग डालेंगे आर्हेनियस समीकरण। और क्या बताएंगे आर्हेनियस समीकरण के संदर्भ में कि आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक तथा परम ताप के मध्य एक समीकरण बनाया जिसे आर्हेनियस का समीकरण कहा जाता है। मतलब क्या बताया गया कि आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक मतलब k तथा परम ताप मतलब T के मध्य में एक समीकरण बनाया जिसे जो है आर्हेनियस का समीकरण कहा जाता है, या जिसे हम आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक तथा परम ताप के मध्य एक समीकरण बनाया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। आगे बताएंगे कि इस नियम के अनुसार ताप बढ़ाने से वेग के चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। मतलब क्या बताया गया कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो अब क्या जो वेग होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो है ताप बढ़ाने से वेग के चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे कि आर्हेनियस जो समीकरण है वो क्या आर्हेनियस समीकरण है। ये तो बताया गया कि अब जो है आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक और ताप के मध्य में एक समीकरण बनाया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे वो समीकरण था क्या, क्या समीकरण है आर्हेनियस का। तो आर्हेनियस का समीकरण जो है वो जो समीकरण है इसको हम दो रूपों में लिख सकते हैं। एक तो ऐसे समीकरण को लिख सकते हैं, एक लाभ रूप में लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों समीकरण देखेंगे तो क्या समीकरण होता है, k इक्वल टू ए ई ए अपान आर टी। एक तो पहला ये समीकरण हो गया जिसे आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। ये क्या है, बिना लाभ वाला समीकरण है। और एक समीकरण जो है वो लाभ रूप में इसको लिखा जाता है। तो वो समीकरण क्या होता है बेटा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए ई ए अपान 2.303 आरटी। ये क्या है, ये लाभ रूप में आर्हेनियस का समीकरण है। और ये क्या है, जो है बिना लाभ रूप का आर्हेनियस का समीकरण है। तो आर्हेनियस ने ये बताया कि वेग स्थिरांक तथा परम ताप के मध्य में एक समीकरण है बनाया, इसको जो है क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि k क्या है, a क्या है, E क्या है और R क्या है, T क्या है। तो सबसे पहले आप बताएंगे, आपको पता है जो k है वो क्या है बेटा, ये वेग स्थिरांक है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया कि k क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। अर्थात वेग स्थिरांक को हम k से लिखते हैं। जो EA है क्या है बेटा, जो EA है ये क्या है, ये सक्रिय ऊर्जा है। ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया कि सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। तो EA क्या हो गया, सक्रिय ऊर्जा हो गया। और जो T है आप लोग जानते हैं कि T क्या होता है बेटा, ये परम ताप होता है। T क्या होता है, परम ताप होता है। इसके बाद में आगे देखेंगे जो A है, ये A है। जो A है ये है चरघातांकी गुणांक। ये क्या है बेटा, चरघातांकी गुणांक। और जो R है ये R बचा हुआ है यहाँ पे। तो R क्या है, ये है गैस कांस्टेंट या गैस निकाय। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आर्हेनियस समीकरण क्या है और जो है वो समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से इसको लाभ रूप में लिखा जाता है। और इसमें जो है k क्या होता है, a क्या होता है, E क्या है और R क्या है, T क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बता दिया गया कि k जो है वो वेग स्थिरांक है, E सक्रिय ऊर्जा है, T परम ताप है, A चरघातांकी गुणांक है और R क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है। तो इस तरीके से ये आपको आर्हेनियस समीकरण पढ़ाया गया। अब हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है वो है ताप गुणांक। तो हेडिंग डालेंगे ताप गुणांक।
ताप गुणांक के संदर्भ में क्या बताएंगे कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग के साथ वेग स्थिरांक का भी मान बढ़ता है। मतलब क्या बताया गया कि ताप जब हम बढ़ाते हैं किसी अभिक्रिया का तो क्या होता है कि अभिक्रिया के वेग के साथ में जो वेग स्थिरांक होता है उसका भी मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब किसी अभिक्रिया का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया के वेग के बढ़ने के साथ साथ में उसका जो वेग स्थिरांक जो k होता है वो भी क्या होता है, उस इंक्रीज होता है। अर्थात आप बताएंगे कि ताप गुणांक किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर दर स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर ताप स्थिरांक जो होता है वो उसको जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर लिखा जाता है। अर्थात जैसे दिया गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा, ये इसके 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अर्थात ताप गुणांक को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर जो है लिखा जाता है। अर्थात जो है ये समझ में आ गया होगा कि ताप गुणांक क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग के साथ में उसका वेग स्थिरांक का भी मान बढ़ता है। आगे बताएंगे कि ताप गुणांक किसी अभिक्रिया के लिए जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर दर स्थिरांकों के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ताप गुणांक को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर जो है लिखा जाता है। या इसका क्या फॉर्मूला होता है ताप गुणांक का, तो लिखेंगे ताप गुणांक बराबर होता है T प्लस 10 पर वेग स्थिरांक अपान T पर वेग स्थिरांक। क्या बताया गया कि ताप गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, ताप गुणांक इक्वल टू होता है T प्लस 10 पर वेग स्थिरांक। मतलब जो T दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे, 10 का अंतर होता है तो उसमें हम 10 जोड़ देंगे प्लस इसके ऊपर जो है वेग स्थिरांक अपान कितने का होता है, T पर वेग स्थिरांक होता है। तो ये क्या होता है बेटा, ताप गुणांक का फॉर्मूला होता है। जितने भी फॉर्मूले बताए जा रहे हैं उन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित जो है आपको न्यूमेरिकल भी बताया जाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे जितने भी आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं। अब इसके बाद में ताप गुणांक के बाद में अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है देहली ऊर्जा। तो हेडिंग डालेंगे देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा के बारे में क्या बताएंगे कि ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा, क्या बताएंगे कि ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। मतलब ऊर्जा की जो न्यूनतम मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। या ऐसे बताएंगे कि ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को देहली ऊर्जा कहते हैं जो प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक होती है। क्या बताया गया कि ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक होती है देहली ऊर्जा कहलाती है। आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है उसको प्रभावी और अप्रभावी टक्करों के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो उसमें आपको पढ़ाया गया था कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक होती है नाम क्या होगा, देहली ऊर्जा। अर्थात क्या बताएंगे कि वह ऊर्जा जो वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक होती है देहली ऊर्जा कहलाती है। क्या फॉर्मूला होता है देहली ऊर्जा का, तो लिखेंगे देहली ऊर्जा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सक्रिय ऊर्जा प्लस अणु के पास उपस्थित ऊर्जा। ये क्या होता है बेटा, देहली ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अगर आपको देहली ऊर्जा निकालना है तो
फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि देहली ऊर्जा इक्वल टू सक्रिय ऊर्जा तथा अणु के पास उपस्थित ऊर्जा। तो इस तरीके से इस मामले से भी आप डेफिनेशन को बता सकते हैं। या तो आप ये बताएंगे कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक होती है देहली ऊर्जा कहलाती है, या दूसरी डेफिनेशन आप क्या बता सकते हैं कि सक्रिय ऊर्जा तथा अणु के पास उपस्थित ऊर्जा के योग को हम देहली ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि क्या बताएंगे दूसरी डेफिनेशन में क्या बताएंगे आप कि सक्रिय ऊर्जा या अणु के पास उपस्थित ऊर्जा के योग को हम क्या कहेंगे देहली ऊर्जा कहते हैं। तो आपको दो डेफिनेशन बताई गई देहली ऊर्जा की ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक होती है देहली ऊर्जा कहलाती है। देहली ऊर्जा इक्वल क्या फॉर्मूला होता है सक्रिय ऊर्जा प्लस अणु के पास उपस्थित ऊर्जा। तो इससे आप दूसरी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि सक्रिय ऊर्जा तथा अणु के पास उपस्थित ऊर्जा के योग को देहली ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो बात हो गई बेटा देहली ऊर्जा की। अब अगला जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया का दर नियम समीकरण। तो हेडिंग क्या लेंगे अभिक्रिया का दर नियम समीकरण। तो इसमें क्या बताएंगे इसके अंतर्गत जो है अभिक्रिया के दर नियम समीकरण के बारे में बताएंगे कि वह समीकरण जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करता है। क्या बताएंगे कि वह समीकरण जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य में क्या करता है संबंध को व्यक्त करता है अभिक्रिया का दर नियम कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि वह समीकरण जो अभिक्रिया की दर और अभिकारक जो होते हैं उनकी सांद्रताओं के मध्य में क्या करता है जो संबंध व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं अभिक्रिया का दर नियम कहते हैं, या वो क्या कहलाता है अभिक्रिया का दर नियम कहलाता है। आगे बताएंगे कि इसी अभिक्रिया का दर नियम जो है अभिक्रिया का दर नियम प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है। मतलब जो अभिक्रिया का जो दर नियम है इसे जो है प्रयोगों के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो इस तरीके से ये तो हो गया अभिक्रिया का दर नियम समीकरण। तो जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट डे जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा सरफेस केमिस्ट्री प्लस रसायन का। तो आज के लिए बस इतना काफी है। थैंक यू क्लास।